योगा मेडिटेशन करने से आपका जो ब्रेन के हार्मोनल बैलेंस होता है वो बनता है, जिसकी वजह से जो माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी है उसमें माइग्रेन का जो ट्रिगर होता है वो कम हो जाता है। इससे प्रूवन थिंग कि योगा मेडिटेशन से माइग्रेन जो है वो प्रेसिपिटेट कम होता है। मैं ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी हेडेक हो रहा है आप घर पे दवाई लीजिए, लेकिन स्टिल आपको लेना है, प्लेन पैरासिटामोल ले सकते हैं और फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। माइग्रेन का फीमेल टू मेल रेशियो इज अराउंड 3:1। इट्स मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल। ब्रेन में जो नॉन नॉक्शियस स्टिमुलस होते हैं वो नॉक्शियस हो जाते हैं, मीन्स कि वो पेन करने लग जाते हैं। ये कब होता है? जब कंटिन्यूसली पेशेंट को पेन चलता रहता है, तो क्रॉनिक माइग्रेन जब हो जाता है तब ये चीज़ हो जाती है। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो कमरे का जो लाइट है वो डिम रखिए, एनवायरनमेंट को थोड़ा काम रखिए, तो जिससे वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। आजकल सरदर्द होना जैसे बहुत आम बात हो गई है। छोटी छोटी बात में सरदर्द हो जाता है। कोई कहता है कि खाली पेट रहने की वजह से सरदर्द हो रहा है, कोई कहता है कि गैस की वजह से हो रहा है, या फिर कोई कहता है माइग्रेन का पेन है। लेकिन समझ में नहीं आता कि माइग्रेन का पेन कौन सा है और हेडेक कौन सा है। और इसलिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक यादव, जो बताएंगे कि नॉर्मल हेडेक क्या होता है और माइग्रेन का पेन क्या होता है और क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स जो हैं हमें ध्यान में रखने चाहिए जिससे हम इससे खुद को बचा सकें। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे छोटी छोटी बात पे हर कोई कहने लगता है कि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। बेसिकली सर दर्द कब होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक रेगुलर हेडेक और एक माइग्रेन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेगुलर हेडेक लाइक टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो बहुत ही डल एकिंग हेडेक होता है, जो कि बायलेटरल होता है, मतलब पूरे सर में होता है। वो डल एकिंग हेडेक होता है, टाइटनेस का फील आता है। लेकिन जो माइग्रेन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड वेसल, केमिकल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ट्राइजेमिनोवैस्कुलर सिस्टम, जो अदर स्ट्रक्चर्स होता है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग माइग्रेन जो होता है। माइग्रेन कैसे डिफर करता है नॉर्मल हेडेक से? माइग्रेन में पेशेंट को यूनिलैटरल हेडेक होगा, सर के एक तरफ हेडेक होगा। अच्छा। मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होगा, थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक होगा। पेशेंट को एसोसिएटेड फीचर्स होंगे लाइक फोटोफोबिया, फोनोफोबिया। तेज आवाज में सर दर्द बढ़ जाएगा, तेज रोशनी में सर दर्द बढ़ जाएगा। पेशेंट को एसोसिएटेड नोजिया, वॉमिटिंग होगा, पेशेंट को नोजिएटिंग लगेगा। और दिस हेडेक कैन लास्ट अप टू 4 hours to 72 hours। हाँ, और इसके साथ में पेशेंट को ऑरा भी हो सकता है। ऑरा तरह तरह के ऑरा हो सकते हैं पेशेंट्स को, जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं। लाइक पेशेंट को विजुअल ऑरा हो सकता है, जिगजैग लाइन दिखती है आंखों के आगे, स्कोटोमा दिखते हैं आंखों के आगे। ये नॉर्मली रहता है? हाँ, मतलब अगर माइग्रेन विद ऑरा है, अगर माइग्रेन विदाउट ऑरा भी होता है, माइग्रेन विद ऑरा है, तो दिस काइंड ऑफ ऑरा पेशेंट कैन हैव। these are called visual aura। patient can have somatosensory auras, patient can have motor auras की वीकनेस लग सकता है, वर्टाइगो लग सकता है, वेस्टिबुलर ऑरा हो सकता है, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, डिजीनेस हो सकता है। तो these kind of aura patient can have in migraine। But in regular headache, patient just having dull headache, mild to moderate headache, feeling of tightness of head, bilateral headache. So these kind of headaches are generally regular headache or tension type headache। अच्छा, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ इतने हिस्से में दर्द हो रहा है, कोई बोलता है कि सिर्फ बैक वाले एरिया में दर्द हो रहा है। मतलब अभी आपने बताया कि एक साइड में दर्द हो रहा है तो वो माइग्रेन वाला पेन हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस और दिस एरिया और दिस वन एरिया? Yes, that's what I'm saying मैम, कि जो रेगुलर हेडेक होता है वो बायलेटरल होगा, डल एकिंग होगा। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन बायलेटरल नहीं हो सकता, माइग्रेन कैन आल्सो बी बायलेटरल। बट जो ICHD-3 का क्राइटेरिया है उसमें जनरली माइग्रेन जो होता है वो यूनिलैटरल है। एंड माइग्रेन इज मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी। माइग्रेन और जो नॉर्मल हेडेक होगा वो माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का होगा, उसमें इतना पेशेंट को वो नहीं लगेगा। लेकिन माइग्रेन में जो होगा बिल्कुल थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होगा, पेशेंट को इंटेंस एसोसिएटेड फीचर्स होंगे लाइक फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया, वॉमिटिंग एटसेट्रा। तो क्या माइग्रेन जेनेटिक भी होता है क्या? यस मैम, अराउंड 70% केसेस में जो जीन्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं माइग्रेन के लिए। माइग्रेन बेसिकली होता क्या है ना, हमारा ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है उन स्टिमुलस के लिए जो कि नॉर्मली पेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक लाइट टच, विजुअल लाइट हो गया, टच हो गया, साउंड हो गया। इनके लिए हमारा ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है और उसमें जेनेटिक्स जो रोल है वो प्ले करता है। माइग्रेन के कुछ सब टाइप्स होते हैं, उसमें कुछ सब टाइप होते हैं जैसे जिनको हेमिप्लेजिक माइग्रेन बोलते हैं। लाइक पेशेंट को हेमिप्लेजिया हो जाता है, मतलब हाथ पैरों का भी कमजोरी लगने लग जाता है सर दर्द के साथ। तो ये एक ही साइड में रहता है कि पूरी एक ही साइड में?
अच्छा, एक ही साइड में। अच्छा। हेमीपैरेसिस मींस आधी साइड, आधी बॉडी में। सो वो जीन्स एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ, ATP1 A2 वेरियस जीन्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन जो ट्रिगर्स होते हैं वो इन पेशेंट्स में ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि लाइक जो जेनेटिक्स है उसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 70% केसेस में जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो पॉजिटिव होती है माइग्रेन में, लाइक उनके फैमिली मेंबर्स में माइग्रेन का हिस्ट्री होता है, तो वो ट्रिगर्स जो होते हैं वो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं इजीली, जो कि नॉर्मल पेशेंट में नहीं करते। तो क्या कोई बहुत मिनिमल एज है कि इस एज से माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या फिर आजकल बच्चों में बहुत देखा जा रहा है कि सर दर्द हो रहा है तो बच्चे बता नहीं पाते कि वो माइग्रेन का पेन है कि सर दर्द का पेन है, तो क्या एज होती है मतलब माइग्रेन? जनरली जो यूजुअल माइग्रेन होता है मैम, उसका जो हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो माइग्रेन का फीमेल टू मेल रेशियो इज अराउंड 3:1। इट्स मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, एंड जनरली जो होता है एडोलेसेंस एज में होता है, अराउंड 20 to 40 की एज में ये होता है। जो बच्चों में माइग्रेन होता है, बच्चों में तरह तरह के दूसरे माइग्रेन के टाइप्स भी होते हैं जो हो सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल माइग्रेन। एब्डोमिनल माइग्रेन में क्या होता है ना, साइक्लिक एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट्स को विदाउट हेडेक। तो हम गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं कई बार कि समझ नहीं आता कि क्यों बच्चे को बार बार एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वो भी एक माइग्रेन का सब टाइप होता है। अच्छा। हाँ, तो जिसको एब्डोमिनल माइग्रेन बोलते हैं। एंड यस, आजकल जो स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो माइग्रेन की होने की रेट है वो बच्चों में भी हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। हाँ, अभी ओपीडी बेसिस पे हम बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखते हैं कि जिनको माइग्रेन हो रहा है। जैसे जिनको माइग्रेन होता है उनके लिए बोला जाता है बहुत सारे फूड्स होते हैं जो अवॉइड करने होते हैं क्योंकि वो ट्रिगर करते हैं। जैसे क्या ये फैक्ट है कि दूध नहीं खाना होता, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, तो ये फैक्ट है? हाँ, नहीं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा जो कि यूजुअली पेशेंट्स पूछते हैं हमसे जब ओपीडी में आते हैं कि व्हाट आर द ट्रिगर्स सर, कि मेनली ट्रिगर्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रिगर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंडिविजुअलाइज होते हैं पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन जो कॉमन ट्रिगर्स होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लाइक सबसे पहला होता है स्ट्रेस जो होता है वो मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटर होता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, लैक ऑफ स्लीप, आपने अपना रूटीन जो है वो नहीं है आपका, रात को लेट तक जागना, सुबह लेट उठना, ये जो लैक ऑफ स्लीप होता है ये। थर्ड होता है जो तेज आवाज रोशनी, जैसे मैंने बताया, जिसको फोटोफोबिया फोनोफोबिया जिन पेशेंट्स को होता है, तो वो एक स्टिमुलस होता है। जो बहुत तेज रोशनी होती है, लाउड नॉइस होता है, वो प्रेसिपिटेट कर सकता है। फोर्थ इज फूड, डेफिनेटली। वन थिंग इज जो पेशेंट स्किप करते हैं मील को, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है कि वी शुड नॉट स्किप मील स्किप करना सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। जो पेशेंट रखते हैं, फास्ट रख लेते हैं पेशेंट जनरली, हाँ, तो उनको ये बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। हम बहुत यूजुअली देखते हैं ओपीडी में कि पेशेंट ने फास्ट रखा था और कल सीवियर हेडेक करके हमारे पास आए ओपीडी में, जो माइग्रेन के नॉन केस थे, कंट्रोल था माइग्रेन, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस उनको ये प्रेसिपिटेट हो गया। फूड आइटम्स की आपने बात की, तो जनरली जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें होता है मैम कि पुराना चीज अगर है, अल्कोहल, मेनली रेड वाइन। अच्छा। रेड वाइन जो होता है, एक्सेसिव कैफीन इनटेक और कैफीन विड्रॉल, बोथ कैन कॉज दिस थिंग मैम, जो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो मीठा और ये सब नहीं, ऐसा हाँ, मीठा और इसकी वजह से माइग्रेन के प्रेसिपिटेट का कुछ नहीं होता मैम। लेकिन जो कॉमन होते हैं वो होते हैं कि जो पूरा बासी चीज होता है, या फिर अल्कोहल, मेनली रेड वाइन जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी रिलेट होता है। नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स का ऐसा कुछ चीज का, जैसे मैंने बताया कि जो वो है वो कर सकता है, बाकी ऐसा कुछ मीठा खाने से, ऐसा खाने से माइग्रेन प्रेसिपिटेट ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि लोग फास्टिंग करते हैं, उसकी वजह से भी ट्रिगर करता है, तो कैसे, मतलब मान लो मॉर्निंग में खाया, दोपहर में स्किप कर दिया, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से फिर कहते हैं कि गैस हो गई, इस वजह से हेडेक, तो क्या गैस सर तक कैसे पहुंच जाती है? हाँ, वो जनरली ये कॉमन टर्म है मैम जो लेमिन यूज करते हैं कि गैस चढ़ गई है, दिमाग के अंदर गैस चढ़ गई है। वो बेसिकली इट्स ए गट ब्रेन एक्सेस। अच्छा। इससे गट ब्रेन एक्सेस, जो गट है हमारा वो सेकंड ब्रेन होता है, उसके अंदर जितने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल इससे कनेक्टेड होते हैं। सो ये जो मैकेनिज्म है ये एक ही होता है, मतलब दैट थिंग इज कॉजिंग दैट, वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर थिंग, एंड लेकिन वो जनरल लेमैन जो होता है वो ऐसे एसोसिएट करते हैं कि गैस मेरे दिमाग में चढ़ गई है, लेकिन वो होता नहीं, वो माइग्रेन ही प्रेसिपिटेट हो रहा होता है उन पेशेंट्स में। अच्छा, माइग्रेन की अगर वो जो खाली पेट की वजह से पेन हो रहा है, दैट्स नॉट अ नॉर्मल हेडेक, दैट्स अ माइग्रेन। हाँ, अगर वो क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया यूनिलैटरल सीवियर इंटेंस का थ्रॉबिंग हेडेक पेशेंट को हो रहा है और पेशेंट को नोन केस है माइग्रेन का, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा उस कंडीशन में। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है क्योंकि लोग जनरली हर हेडेक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं।
कि ये दवाई खा लेते हैं, देयर सो मेनी मेडिसिन, चाहे वो क्रोसिन हो, जी। चाहे वो पैरासीटामोल जी। हो, चाहे वो डाइक्लोविन प्लस हो, बहुत सारे लोग हैं जो ये दवाइयाँ ले लेते हैं। क्या इज इट सेफ? और बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो सिर दर्द के लिए लेते हैं। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, क्योंकि जनरली पेशेंट्स ट्राई करते हैं घर पे ही दवाइयाँ लेने का, हाँ। कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन जिनको बोलते हैं OTCs, कि पेशेंट जाते हैं नॉर्मल केमिस्ट के पास कि हमें सर दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए, वो कोई भी हेडेक की उनको मेडिसिन दे देते हैं और वो खाते रहते हैं। और पेशेंट ये बहुत महीनों तक खाते रहते हैं और कई बार तो सालों तक खाते रहते हैं और उसके बाद वो हमारे पास आते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके का हेडेक हो रहा है, वो वी विल क्लासीफाई कि आप किस टाइप के हेडेक में फिट होते हैं, देन वी विल स्टार्ट यू मेडिकेशन। सो देखिए, 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है मैम इसमें, वन इज एक्यूट मैनेजमेंट एंड वन इज प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट। एक्यूट मैनेजमेंट मीन्स कि जो हमें एक्यूटली देना है, एक्यूटली मीन्स अभी आपको सिर दर्द हो रहा है, हमें अभी ठीक करने के लिए जो पेन है उसको अबॉर्ट करने के लिए जो मेडिसिन देनी है, वो एक्यूट मेडिकेशंस होती हैं। प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन मीन जो हम आने ही नहीं देंगे उस सिर दर्द को। प्रोफाइलेक्सिस मीन जो प्रोफाइलेक्सिस बचाएंगे आपको सिर दर्द को आने से ही आगे, आगे फ्यूचर में जो बचाएंगे, उसके लिए हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस यूज करते हैं। सो जैसे एनसेड्स होते हैं, आपने बताया, लोग पैरासीटामोल लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, ये दीज आर एनसेड जो कि हम नॉर्मली एक्यूट हेडेक में यूज करते हैं। और इसके साथ में और अलग तरह के हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे ट्रिप्टान्स होते हैं, जैसे सुमेट्रिप्टान हम जनरली देते हैं। वो जो सीवियर हेडेक होता है, जो मॉडरेट से सीवियर में चला जाता है, उन पेशेंट्स में हम देते हैं, या नेप्रोक्सेन है वो हम उन पेशेंट्स को देते हैं। तो मतलब हम घर पे हेडेक को ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। मतलब जैसे यूजुअली लोग मेडिसिन लेते ही लेते हैं, दे आर यूज्ड टू, और एक मेडिसिन लेने के बाद उनको रिलीफ भी मिल जाता है। तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिन्हें सेफर साइड घर पे ये वाली मेडिकेशंस आप कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट रिलीफ? लेकिन अगर बहुत सीवियर हो जाता है, मतलब एक पॉइंट आता है जब आपको लगने लगता है ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन हमें अपने पास रखनी चाहिए घर पे जो इंस्टेंट रिलीफ दिलाए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए, देयर आर सम रेड फ्लैग्स जिसकी जो हमें इमीडिएटली बताते हैं कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें अभी ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेके इसको ठीक करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। सो रेड फ्लैग्स है कोई भी न्यू ऑनसेट हेडेक। न्यू ऑनसेट हेडेक मीन्स कि आपको पहले कभी ऐसा हेडेक नहीं हुआ था जो अभी आपको हेडेक हो रहा है। मान लीजिए पहले एक तरीके का हेडेक होता था, लेकिन अभी जिस तरीके का हेडेक हो रहा है वो न्यू टाइप ऑफ हेडेक है, वो पहले आपको नहीं होता था। तो न्यू ऑनसेट हेडेक कोई भी होगा, मोर देन 50 ईयर्स में हेडेक स्टार्ट हो रहा है, पहले कोई हिस्ट्री नहीं था हेडेक का, लेकिन अभी मोर देन 50 ईयर्स के बाद आपको कोई हेडेक स्टार्ट हो रहा है। या फिर आपको इतना सीवियर हेडेक है जो अभी कभी लाइफ में नहीं हुआ आपको, मतलब वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या एसोसिएटेड कोई न्यूरोलॉजिकल आपको सिम्टम लग रहा है, कुछ हाथ पैरों में झिनझिन लग रही है, या फिर पाँव हाथ पैर में कमजोरी लग रही है आपको, तो इस तरीके के सिम्टम आने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मिमिक्स होते हैं जो कि हमें रूल आउट करने होते हैं। डेफिनेटली जैसे ही आप आते हैं तो हमें MRI करके, जैसे मान लीजिए SAH तो नहीं है पेशेंट को, सबएरेक्नॉइड हैमरेज हो सकता है पेशेंट को, साथ एसोसिएटेड कोई और दूसरी चीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी XYZ दूसरी चीजें हो सकती हैं जो हमें रूल आउट करनी होती है सर्टेन। आपने जैसा पूछा कि कोई ऐसी दवाई है जो पेशेंट को घर पे ले लेनी चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी हेडेक हो रहा है आप घर पे दवाई लीजिए, लेकिन स्टिल आपको लेना है, प्लेन पैरासीटामोल ले सकते हैं और फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। किसी को बहुत लॉन्ग टर्म से हेडेक हो रहा है, मतलब वो ट्रीट कर रहा है, MRI करवा लिया, तो वो नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या ये जानलेवा या खतरनाक हो सकता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो वो कोई सीरियस बीमारी ही होगी। देखिए, माइग्रेन के सब टाइप्स होते हैं मैम। वन टर्म इज क्रॉनिक माइग्रेन। क्रॉनिक माइग्रेन क्या होता है, जिसमें मोर देन 15 डेज तक मंथ में और मोर देन 3 मंथ्स तक अगर आपको हेडेक रह रहा है तो वो क्रॉनिक माइग्रेन में चला जाता है। तो क्रॉनिक माइग्रेन क्या होता है ना, कि आपका ब्रेन, जैसा मैंने बताया, वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है। एक सेंट्रल सेंसिटाइजेशन करके एक फिनोमिनन होता है, जिसकी वजह से ब्रेन में जो नॉन नॉक्शियस स्टिमुलस होते हैं वो नॉक्शियस हो जाते हैं, मींस कि वो पेन करने लग जाते हैं। ये कब होता है, जब कंटिन्यूअसली पेशेंट को पेन चलता रहता है, तो क्रॉनिक माइग्रेन जब हो जाता है तब ये चीज हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ऐसा आपको है तो कोई बहुत ही बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। क्रॉनिक माइग्रेन भी हो सकता है, जिसके लिए हो सकता है उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, प्रोफाइलैक्सिस ठीक से नहीं लिया हो, तो वो हम उनको देख के उनको स्टार्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। कोई मतलब ऑफ कोर्स डॉक्टर मतलब डॉक्टर ये बात को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं कि कोई होम रेमेडी है ऐसा जो हेडेक या माइग्रेन को ट्रीट करता हो?
मैम माइग्रेन को ट्रीट एज सच नहीं करते, हम माइग्रेन के ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकते हैं, माइग्रेन को आने से रोक सकते हैं हम हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, वो हम कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें सुबह उठ के योगा मेडिटेशन करना चाहिए। ये इट्स ए प्रूवन थिंग कि योगा मेडिटेशन से माइग्रेन जो है वो प्रेसिपिटेट कम होता है। हमें हेडेक की डायरी मेंटेन करनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं सब पेशेंट्स को बताना चाहूंगा कि हेडेक की डायरी मेंटेन करनी चाहिए। उसमें हमारे ट्रिगर्स लिखने चाहिए। हेडेक डायरी से मतलब होता है आपको कब हेडेक हुआ था, कितनी देर के लिए वो लास्ट किया था और किस वजह से वो प्रेसिपिटेट हुआ था। लाइक आपने मील स्किप किया था इसीलिए हुआ था, या आपने लैक ऑफ स्लीप था उस टाइम इसलिए स्किप हुआ था, जिससे आपको अपने ट्रिगर्स को जानने में हेल्प मिलती है। योगा मेडिटेशन करने से आपका जो ब्रेन के हार्मोनल बैलेंस होता है वो बनता है, जिसकी वजह से जो माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी है उसमें माइग्रेन का जो ट्रिगर होता है वो कम हो जाता है, माइग्रेन आने से रुक जाता है। तो ये चीजें होती हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। एज सच एक्यूट अटैक में ये हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन ये माइग्रेन को प्रेसिपिटेट होने से रोक देंगे। क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें हेल्प करती है माइग्रेन को के ट्रिगर पॉइंट्स को कम करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए? जी बिल्कुल मैम, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जो अभी रिसेंट एडवांसेस जो आजकल एआई का दौर चल रहा है, इसमें हाउ एआई कैन हेल्प अस इन माइग्रेन की थिंग में, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देयर आर सम डिवाइसेस मैम जो अभी आ चुकी हैं, जो हम उन पेशेंट्स में देते हैं जो ड्रग्स के लिए रिफ्रैक्टरी होते हैं बेसिकली। अच्छा। जिनमें हमने ड्रग्स हम दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, या फिर ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशंस, हम नहीं दे सकते उन पेशेंट्स को ड्रग्स। सो उन पेशेंट्स में हम कुछ डिवाइसेस होते हैं लाइक गामा कोर, हाँ नरीवायो या फिर सिफाली, ये कुछ वियरेबल डिवाइसेस हैं मैम, जो कि कुछ नर्व्स होती है हमारी, जैसे सिफाली हम सुप्राऑर्बिटल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। नर्वायो में हम जो इसको आरईएन बोलते हैं, रिमोट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो बोलते हैं, वो न्यूरोमॉड्यूलेशन जो बोलते हैं, उसमें हम अपर आर्म में वो वियरेबल डिवाइस होता है, वहाँ से हम वहाँ से हम फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं। और जैसे गामा कोर होता है उसमें वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं हम, यहाँ गले में वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। तो दीज things we can use these things by apps, we can control by these things by apps। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल है, मतलब कि आगे नहीं होगा करके कोई गारंटी रहती है? नहीं गारंटी मैम किसी चीज की नहीं रहती है। मैंने जैसे आपको बताया कि हम उन पेशेंट्स में हम जनरली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये एडवाइस नहीं करते हैं। कोई पेशेंट हमारे पास है, फर्स्ट हम डेफिनेटली ड्रग्स ही देते हैं। जिन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो एफडीए ने अप्रूव किया है अभी इन चीजों को, तो इन चीजों से मतलब हम इनको थोड़ा प्रोफाइलैक्सिस में हम हेल्प कर सकते हैं इस चीज के लिए। अच्छा, जैसे आंखों में दर्द हो रहा है तो वो भी हेडेक से कनेक्ट होता है, या फिर आपका विजडम टूथ आ रहा है, या फिर टूथ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अगर टूथ एक हो रहा है तो भी वो आपके हेड से कनेक्टेड है, कैसे? हाँ, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है मैम, जो कि हम ओपीडी में जनरली देखते हैं इन पेशेंट्स के साथ। सो होता क्या है ना कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इसीलिए डॉक्टर के पास आना चाहिए ताकि वो हम उसको क्लासिफाई कर सके कि किस टाइप का हेडेक आपको टूथ एक में यूजुअली लोग आइब्रोफेन ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन होता है। और ये एटिपिकल फेशियल पेन करके कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि बहुत ही एटिपिकल सा पेन, यहाँ पे डीप सीटेड पेन बताते हैं कि वो यहाँ पे हो रहा है, और वो माइग्रेन उसको समझ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मैम, देयर आर सर्टेन अलग अदर टाइप ऑफ हेडेक्स ऑल्सो, जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं टैक्स ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सिफेल्जिया। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सिफेल्जिया का मतलब होता है ऑटोनॉमिक फीचर्स पेशेंट को साथ में होते हैं, लाइक आंखें लाल हो जाना, आंख से पानी आना, नाक से पानी आना। ट्राइजेमिनल नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे करंट जैसा अगर पेन जा रहा है तो पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है। और ये जैसे आपने बताया पेशेंट को टीएम जॉइंट से रिलेटेड पेन हो सकता है, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से रिलेटेड पेन हो सकता है, पेशेंट को टूथ से रिलेटेड पेन हो सकता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेन होते हैं जो कि हम हिस्ट्री से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम फिर डायग्नोस करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है आपके हेडेक को या फिर माइग्रेन को? यस मैम, मैंने आपको जैसे बताया कि अल्कोहल कैन ट्रिगर दिस थिंग, और लॉट ऑफ पेशेंट्स वी आर गेटिंग जो कि अल्कोहल से होता है, मेनली रेड वाइन जो होती है उससे दिस थिंग मतलब माइग्रेन का प्रेसिपिटेट। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर में दर्द हो रहा है कि चलो जी ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं, तो क्या उनको लगता है कि वो रिलैक्स माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं या फिर उसको? नहीं, वो बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसा सलाह नहीं देते हैं कि ये चीजें करने से आपको हेल्प मिलेगा। हाँ, मैंने बताया ना, एक्सेसिव कैफीन इंटेक और विड्रॉल और अल्कोहल इंटेक, दीज कैन प्रेसिपिटेट हेडेक्स, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। हेडेक से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जो आप बताना चाहेंगे, जिस पे मतलब आपके पास पेशेंट आते हो कि ऐसा हो गया, तो कुछ ऐसा केस आपके पास आया हो? बिल्कुल, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हेडेक पेशेंट्स को हो रहा है तो पेशेंट समझते हैं कि उनको ब्रेन ट्यूमर है,
दिस इज द अच्छा। कॉमन मिथ। पेशेंट हाँ। हमारे पास आते हैं और बस यही बात कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे ब्रेन ट्यूमर है इसीलिए मुझे हेडेक हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। माइग्रेन इज वे मोर कॉमन देन ब्रेन ट्यूमर ब्रेन जो ट्यूमर। होता है। आप गूगल बिल्कुल ना करें इन चीज़ों को, आप हेडेक गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि कॉज ब्रेन ट्यूमर होता है, तो पेशेंट्स को लगने लग जाता है कि वो ब्रेन ट्यूमर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पेशेंट सोचते हैं कि मुझे अगर 10 साल से हेडेक चल रहा है तो ये तो जिंदगी भर रहेगा, मुझे ये ठीक ही नहीं हो सकता मेरा और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट मॉडिफाई करके। हमारे पास पेशेंट्स हैं जो उसके बाद भी अभी बिल्कुल पेन के बिना पेन के मतलब जीवन अभी जी रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, क्या कहते हैं, जैसे जिनको स्पेक्ट्स नहीं लगे हैं उनके आंखों में अगर दर्द हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है कनेक्टिवली, तो कैसे पता चलेगा कि ये चश्मे के लिए वजह से दर्द हो रहा है, कि आई साइट वीक हो गई है वो है, या फिर ये नॉर्मली सिर्फ हेडेक है? हाँ मैम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम जनरली हर पेशेंट में, हमारे जो हेडेक के या माइग्रेन के पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनका विजुअल एक्विटी एंड फंडस एग्जामिनेशन जरूर कराते हैं, क्योंकि एक बीमारी होती है जिसको IAH बोलते हैं, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। उसके अंदर भी जनरली फीमेल पेशेंट्स ही होती हैं और इसी एज ग्रुप की पेशेंट्स होती हैं जो हमारे पास हेडेक करके आती हैं, लेकिन उनके अंदर हमें पैपिलिडिमा मिल सकता है। मीन्स की जो फंडस एग्जामिनेशन हम करते हैं उसके अंदर हम ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग देख सकते हैं। अच्छा। कि वहाँ पे स्वेलिंग है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम विजुअल एक्विटी देख सकते हैं। अगर पेशेंट को स्पेक्स है और पेशेंट को लगाने हैं तो हम उनको बिल्कुल सलाह देते हैं कि आप इस चीज़ को लगाइए। तो हम रेगुलरली स्क्रीन करते हैं हमारे हेडेक के पेशेंट्स को फॉर विजुअल एक्विटी एंड फंडस एग्जामिनेशन। अच्छा, तो जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है और जिन लोगों को हेडेक का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मतलब हाउ टू प्रिवेंट द माइग्रेन प्रॉब्लम्स और हेडेक प्रॉब्लम्स? अगर जैसे आपने बताया बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं हेडेक के भी और माइग्रेन की, तो अब वो लाइफस्टाइल कहें, चाहे वो डाइट कहें या फिर आपका स्लीप पैटर्न कहें जी, तो क्या है हाउ टू प्रिवेंट? हाँ, तो ये जो उनके लिए मैसेज रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू आर नॉट अलोन, कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं, जिनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी है और इस चीज़ को पूरी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इट्स ए कम्प्लीटली मैनेजेबल थिंग। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये अनट्रीटेबल डिजीज़ है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। इट्स कम्प्लीटली मैनेजेबल थिंग। आपको घर पे क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर की विजिट से पहले आप अपना लाइफस्टाइल को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप अपना स्लीप साइकिल ठीक कीजिए, आप अपना मील का साइकिल ठीक कीजिए, स्किप कर मत कीजिए मील, टाइम पे मील लीजिए जैसा आपको लेना है। जैसे बताया, एक्सेसिव कैफीन का इंटेक मत कीजिए, उसको अगर ले रहे हैं तो विड्रॉल के टाइम उसका ध्यान रखिए थोड़ा। योगा मेडिटेशन कीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग में आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स योगा करना है सुबह उठ के, और ब्रिस्क वॉकिंग करना है बाहर जाके। तो ये चीज़ें आपको, जैसा मैंने बताया, स्टिमुलाई को रोकिए, हेडेक की डायरी बनाइए, तेज़ आवाज़ में जाने से बचिए या तेज़ रोशनी में जाने से बचिए। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो कमरे का जो लाइट है वो डिम रखिए, एनवायरनमेंट को थोड़ा काम रखिए, तो जिससे वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अच्छा, जैसे गर्मियों में भी ना सीवियर हेडेक के काफ़ी केसेस आते हैं, तो गर्मियों में हेडेक के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन मैम। अच्छा। बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन की वजह से जो हमारा जो इस पूरा सिस्टम होता है, ये डिहाइड्रेशन की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर वो प्रेसिपिटेट, जैसे मैंने बताया, अगर वो ऑलरेडी पेशेंट उसके लिए नॉन नॉक्शियस स्टिमुलस के लिए अगर वो प्रेसिपिटेट हो रहा है तो वो आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है उस चीज़ में। तो डिहाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग इज़ हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, तो कितना दिन में कितना पानी पीना जो है? एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स जो दिन का और आपका इंटेक होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर ने जो भी पॉइंट्स बताए हैं प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि माइग्रेन और हेडेक आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर छोटी छोटी बातों में सर दर्द होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस लोग ले लेते हैं, अपना स्लीप पैटर्न ठीक नहीं करते हैं, डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी डॉक्टर ने टिप्स बताए हैं आपको फॉलो करना चाहिए। और जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच।